नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करोड़ों की सौगात देंगे। पिथौरागढ़ गंगोली हाट विधानसभा को ये सौगात दी जाएंगी और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कालिका मंदिर के दर्शन भी करेंगे सीएम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। पिथौरागढ़ जा रहे हैं सीएम। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, एक बड़ा दिन पिथौरागढ़ के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और कई आप देखिए कि योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। बिल्कुल चारुल, आज सुबह रोज की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 10:30 बजे तक शासकीय कार्य को निपटाया। उसके बाद शासकीय हेलीकॉप्टर से सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के लिए निकल चुके हैं और 11:45 पर यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे और पिथौरागढ़ के गंगोली हाट विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर हाट कालिका मंदिर में सबसे पहले मुख्यमंत्री माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद 12 बजे के करीब गंगोली हाट विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और साथ ही एक विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बीते रोज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सभी को जिम्मेदारी दी थी कि जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं और उनको जन जन तक पहुँचाया जाए और जो संगठन पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो हर घर भाजपा, घर घर भाजपा चल रहा हो या फिर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा हो, इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे और करीब 3 बजे शासकीय हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री देहरादून पहुंच जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास पे ही रात 10 बजे रोहित, हर घर भाजपा, घर घर भाजपा, यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब डोर टू डोर कैंपेन जिस तरह से शुरुआत कर दी है। देखिए, जनसभाएं आप कर रही हैं, रैलियां आप कर रही हैं, लेकिन जब तक आपका अपना नेता आप तक नहीं पहुंचेगा, वो कनेक्शन नहीं बनेगा और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। बिल्कुल चारुल, देखिए बीते रोज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून के दौरे पर रहे और करीब 7 घंटे तक तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे, संगठन के तीनों महामंत्री मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी दोनों। तो साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि सरकार के स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उसका प्रचार प्रसार जोरों शोर से किया जाए, जिसके तहत जो विजय संकल्प यात्रा चल रही है, जिसमें विजय संकल्प रथों को रवाना किया गया है, जिसमें वीडियो के माध्यम से जनता को विकास कार्यों से रूबरू कराया जाएगा। उसके साथ ही जो संगठन स्तर पर तमाम जो कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो हर घर भाजपा, घर घर भाजपा अभियान हो या फिर महाजनसंपर्क अभियान हो, इन तमाम अभियानों को संगठन के स्तर पर धार देने की कवायद जो है बीते रोज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इसी के तहत मुख्यमंत्री आज पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और पिथौरागढ़ में क्या राजनीतिक जमीन है इस समय बीजेपी की, उसका भी फीडबैक लेंगे। जी चलिए रोहित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर केंद्र सरकार ने देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया है और अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। इसके बाद उत्तराखंड की लड़कियों में खुशी देखने को मिल रही है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद लड़कियां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में पहुंची और नरेंद्र मोदी के लिए जेपी नड्डा को धन्यवाद पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से राज्य ही नहीं बल्कि देश भर की बालिकाओं को बेहतर जीवन जीने का मौका मिल जाएगा। हमारे साथ संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, कहा जा सकता है कि विपक्ष भले ही तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन जो बालिकाओं में खुशी है कि अब उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और बीजेपी अध्यक्ष को बाकायदा प्रधानमंत्री के लिए पत्र भी सौंपे गए हैं। बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो लड़कियों की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला कर दिया गया है। हालांकि फैसले के बाद जो लड़कियां हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी एक खुशी की लहर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था लड़की पढ़ने लिखने की उम्र होती थी और उनकी शादी कर दी जाती थी,
जो इस फैसले के बाद अब जो लड़कियां हैं मोदी जी के फैसले का स्वागत कर रही है। हालांकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित में फैसला ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं युवाओं में नहीं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें भी अब एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जी चारू। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से ये खुशी देखने को मिल रही है और सबसे अहम चीज है कि बालिकाएं जो हैं वो इस चीज को समझती हैं, और आप संदेश देखिए कि क्या देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो बालिकाएं हैं उनके पास उम्र बढ़ रही है उस जीवन की जिसमें वो पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं और उसे हासिल भी कर सकती हैं। बिल्कुल चारू, अमूमन देखा जाता था कि जो ग्रामीण इलाके उत्तराखंड में है या फिर जो पर्वतीय इलाके हैं या फिर जो सीमांत इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा पिछड़ापन है। इसकी वजह से जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी उनके माँ बाप कम उम्र में कर देते थे। अब हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जो अब जो मान्यता दी गई है लड़कियों की उम्र की शादी के लिए, वो 21 साल कर दी गई है, जिसको लेकर पूरे देश में बालिकाओं में खुशी है। इसी के तहत कल देहरादून के एक स्थानीय होटल में, जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बालिकाएं पहुंची। उन्होंने अपने हाथ से पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके साथ ही ये तमाम जो पत्र है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा। उनसे निवेदन किया कि ये हमारा पत्र प्रधानमंत्री तक जरूर पहुँचाएँ। बीजेपी अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि ये तमाम पत्र वो प्रधानमंत्री को दिखाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि लगातार केंद्र सरकार के स्तर पर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो 3 तलाक समाप्त करने की बात हो, हर घर शौचालय की बात हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात हो, और अब बालिकाओं की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल तक की मान्यता। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति कर सकती है, लेकिन इन बालिकाओं के चेहरे से पता चल रहा है कि उन्हें किस तरह से खुशी है इस फैसले को लेकर, जब इसमें शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। रोहित, संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मिशन उत्तराखंड में जुटी बीजेपी ने रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। इस मौके पर नायब सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी योजनाएं लागू की हैं वो किसी सरकार ने नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोग उठा रहे हैं और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है। सभा के अंदर जैसे भी सभी जितनी भी हमारी विधानसभा है, सब विधानसभाओं के अंदर सभी मोर्चों के इसी तरह के सम्मेलन कराए जा रहे हैं। कलियर विधानसभा के अंदर हमारा जो ओबीसी समाज का एक सम्मेलन था, और उस सम्मेलन में हमारे बड़े भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय नायब सिंह जी, जो हरियाणा से एमपी है वो, और प्लस हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे और हमारे गार्जियन के रूप में पूरी भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले माननीय नरेश बंसल जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। और सभी लोगों ने उनके जितने भी उनके विचार थे और जो भी उन्होंने हमारी योजनाएं हैं, जो माननीय प्रदेश हमारे अध्यक्ष जी और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा लागू की जा रही है, उनकी सराहना। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, बीजेपी लगातार ये दम भर रही है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की ही पार्टी आने वाली है, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो काम किए गए हैं उनका असर वो जानते हैं कि किस तरह से जनता पर हुआ है और प्रदेश के विकास में हुआ है। बिल्कुल चारू, 2022 के चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उत्तराखंड में 60 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ऐसे में लगातार ही तरह तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो रुड़की के पिरान कलियर में भी एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उसमें साफ कहा जा सकता है आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने विकास कार्यों की जो गिनती है, जो कार्य किए हैं पिछले सालों में, वो जनता को बता रही है। हालांकि एक वर्ग के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं इनकी जनता को जानकारी दे रही है। और हरिद्वार में जिस तरीके से 11 की 11 विधानसभा सीटें हैं, सभी पर जो वर्ग ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से ओबीसी मोर्चा की बात की जाए तो ओबीसी के जो नेता हैं वो तमाम तरह की योजनाएं और कार्य लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं।
कहा जा सकता है कि जो 2022 का चुनाव है उसके लक्ष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो जुट गए हैं। जी चालू। बिल्कुल, देखिए यही वक्त है जब जो सरकार होती है वो बताती है कि जनता के लिए कितना कार्य किया। आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मारपीट को लेकर राजेंद्र शाह ने दर्ज कराया है मामला। कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। कांग्रेस कार्यकर्ता हरीश रावत के बताए जा रहे हैं समर्थक। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है। मारपीट को लेकर ये रिपोर्ट जो है फिलहाल दर्ज कराई गई है और हरीश रावत के समर्थकों पर ये आरोप लगा है। तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शाह ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। रोहित, राजेंद्र शाह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और सीधा आरोप हरीश रावत के समर्थकों पर लगा है। जी चारुल, बीते रोज कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब दिल्ली में थे, जब प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी दिल्ली में थे, जब राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया था, उसी समय जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री हैं राजेंद्र शाह वो मौजूद थे, जो कि पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं। अचानक कांग्रेस मुख्यालय में हरीश रावत के तमाम समर्थक पहुँचते हैं और उनसे राजेंद्र शाह से कहते हैं कि वो मीडिया में अनर्गल बयानबाजी हरीश रावत के खिलाफ ना करें। उन्होंने हरीश रावत को गाली देने का आरोप भी लगाया राजेंद्र शाह के ऊपर कि आप हरीश रावत को गरियाने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र शाह ने तमाम जो आरोपों का खंडन किया, लेकिन उसके बाद अचानक से ही राजेंद्र शाह की मार पिटाई चालू हो गई, उनकी जमकर पिटाई हुई, जिसके बाद नाराज़ होकर बीते रोज़ उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है और आरोप लगाया है कि जो तमाम समर्थक थे हरीश रावत के समर्थक थे और उन्होंने अभद्रता की उनके साथ, और कांग्रेस मुख्यालय का ये पूरा वाकया है। रोहित, एक तरफ हरीश रावत खुद को कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस बनाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता इस तरह का बर्ताव करते हैं। क्या ये दोनों चीजें मैच होंगी और कैसे इस तरह तो बैठे बिठाए कांग्रेस एक मुद्दा दे रही है बीजेपी को उसकी पार्टी को घेरने का? बिल्कुल साफ तौर पर चारुल, कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है। गुटबाजी का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि हरीश रावत ने जिस तरह से एक के बाद एक ट्वीट किए थे और तमाम नेताओं के अलग अलग बयान आए। हरीश रावत के जो सलाहकार हैं उन्होंने सीधे प्रदेश प्रभारी के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और हरीश रावत को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार आगामी 2022 के चुनाव में बने। तो तमाम बयान समय समय पर निकलते आ रहे थे। हालांकि ये माना जा रहा था कि जिस तरह से संयुक्त प्रेस वार्ताएं नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत की लगातार हो रही थी, तो कयास ये लग रहे थे कि कांग्रेस में हो सकता है जो तमाम चीज़ें हैं वो सामान्य हो रही हों, गुटबाजी समाप्त हो रही है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट किया था और तमाम नेताओं के अलग अलग बयान निकल के आए, सबको हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस को आगामी 2022 का चुनाव जीतने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तभी वो 2022 का चुनाव फतेह कर सकती है। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के लक्सर में रैली निकाली और बीजेपी सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध जताया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर चंद पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने में लगी है और आम आदमी की जरूरतों की सारी चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। इसके साथ ही आक्रोश भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर है। ये रैली हमारी अभी यहाँ से शुरू हुई है तिराही से और ये बाजार में होते हुए बालावाली तिराही तक जाकर वहाँ संपन्न होगी। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो निकम्मी सरकार है वो अपनी हरकतों से बाज आए और इस महंगाई को लोगों को। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता को सीधे जोड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी और इसीलिए विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। देखिए चारुल, इस बार 2022 के चुनाव में जो अहम मुद्दा रहने वाला है वो महंगाई और बेरोजगारी है। हालांकि लगातार ही विपक्ष लगातार हमलावर है महंगाई और भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी को लेकर। तमाम जब कांग्रेसी सड़कों पर निकलते हैं तो सबसे पहला जो उनका मुद्दा होता है वो महंगाई होता है। हालांकि जिस तरीके से आप साफ देखा जा सकता है कि हरिद्वार जिले में तमाम जगह ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं चुनाव से पहले, जो कहीं ना कोई कांग्रेस के जो नेता है कार्यकर्ता है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार इस तरह के आरोप लगे हैं कि
जो जनता की कमाई है वो कहीं ना कहीं बंदरबाट की जा रही है और उनकी कमाई से पूंजीपतियों का घर भरा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या प्रदर्शन का, जितने प्रदर्शन जो कांग्रेस कर रही है उनका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। जी संजय, आप बने रहिए, रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आपको याद होगा कि केंद्र में तो तख्ता पलट हो चुका है इस मुद्दे पर, यानी एक बार फिर से कांग्रेस ये चाहती है कि बहुत बड़ा अगर कोई मुद्दा नहीं भी है हाथ में तो ऐसी चीजें मुद्दे बनाए जाएं जिससे जनता से सीधा जुड़ाव हो। आप देखिए कि महंगाई को लेकर अक्सर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और चुनाव के वक्त एक बार फिर से जनता की नब्ज पकड़ने की और टटोलने की कोशिश। बिल्कुल चारुल, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर है और कांग्रेस समय समय पर महंगाई के मुद्दे को उठाती रही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और समय समय पर विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने इन मुद्दों को उठाने का काम किया है। उत्तराखंड में चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है तो महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच में जा रही है। बीते रोज हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहे। सरसों के तेल में जिस तरह के दामों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। चाय पत्ती के दामों की बात करें, दालों की दाम की बात करें, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस जो है लगातार केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रही है और आगामी 2022 में भी महंगाई सबसे प्रमुख मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, आप रोहित बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल सियासी चाल चल रहे हैं और प्रदेश में बहुमत के लिए वोट पाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में गदरपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने 12 सवालों की एक सूची जारी की है और उससे कवर पेज पर मंत्री का फोटो लगाकर उसको ठग ऑफ गदरपुर लिखा। 28 दिसंबर को मंत्री के कैंप कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। परसों 28 तारीख को हम अरविंद पांडे के घर का घेराव करने जा रहे हैं। हम तमाम क्षेत्र के कांग्रेस जन, युवा साथियों को साथ लेकर ये घेराव हम लोग करने जा रहे हैं और घेराव इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने सीधे सीधे झूठ बोलने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है, उन्हें ठगने का काम किया है। हम सीधे सीधे कहते हैं और जब हम इस कहते हैं तो हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास प्रमाण हैं ये सब कुछ कहने के लिए, इन बातों को सत्य साबित करने के लिए। मंत्री जी ने बिहार से अपने रिश्तेदारों को ला करके यहाँ नौकरी लगाने का काम किया। जो हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 23% से पार कर चुकी है और जहां हमारे उत्तराखंड के लोग अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी पाना तो दूर की बात, ऐसी विषम परिस्थितियों में मंत्री जी को उत्तराखंड के संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जाहिर सी बात है कि चुनाव का दौर है तो आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और ऐसे में युवा कांग्रेस ने लगभग 12 सवालों की एक सूची तैयार की है। अब बिल्कुल चुनाव का दौर है तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही जो विपक्ष है वो लगातार ही सरकार पर हमलावर हो रहा है। हालांकि बीते दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके से महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है तो वहीं अब युवा कांग्रेस ने एक 12 सवालों की सूची बनाई है और सूची में एक मंत्री की फोटो भी साफ दिखाई दे रही है कि उनके हाथों में एक मंत्री की फोटो भी है और उनका साफ कहना है कि अगर 2022 में हमारी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कई तरह के सवाल है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कितना इनका असर पड़ता है और कैसे जो विपक्ष है वो आगे आगे और क्या रणनीति बताता है सरकार के लिए। जी बिल्कुल, सरकार के लिए भी इस बार राह आसान नहीं होने वाली है। आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरिद्वार में सख्ती नजर आ रही है। नए साल से पहले स्वास्थ्य विभाग ने बॉर्डर पर जांच शुरू कर दी है। लहाड़पुर चिड़ियापुर बॉर्डर पर 470 यात्रियों की कोविड जांच की गई है। एंटीजन जांच नहीं करवाने पर 87 लोगों को लौटा दिया गया है। प्रदेश में एंट्री करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कहीं ना कहीं अब बॉर्डर्स पर सजगता जो है वो प्रशासन की देखने को मिल रही है। मामले बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। बिल्कुल साफ तौर पर चारों मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं और मुख्य रूप से डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं इनको बॉर्डर पर तैनात किया जाए, बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान की जाए।
और जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार कोविड की जो दोनों डोज लगी हुई जो प्रमाण पत्र है उत्तराखंड आने वाले तमाम लोगों को वो दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा और इसके साथ ही कोविड RT-PCR टेस्ट जो है 72 घंटे पहले उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उत्तराखंड की सीमा में वो आ सकते हैं। और इसके साथ ही तमाम जो अभी सेकंड वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारी घर घर जाके ये मालूम कर रहे हैं कि क्या व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी है कि नहीं। अगर किसी को एक डोज लगी होगी और दूसरी नहीं लगी होगी तो त्वरित ही उनको मौके पर दूसरी डोज दी जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बिल्कुल, देखिए तमाम गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना जरूरी है। रोहित बने रहिए, संजय आपके पास आना चाहेंगे। दूसरी लहर में देखा गया था कि बहुत सारे नियम थे उत्तराखंड में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, चाहे आप बात उसमें कर लीजिए RT-PCR रिपोर्ट की, एंटीजन रिपोर्ट की, और उसके साथ साथ एक ऐप भी था जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था अगर आप उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। क्या इस बार भी ऐसा कोई नियम जारी किया गया है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? बिल्कुल चारू, जैसे जैसे जो कोरोना का माहौल था वो धीरे धीरे कम हो रहा था तो लोगों ने भी अब लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। लोगों के चेहरे से मास्क हट रहे थे, सोशल डिस्टेंस की जो दिखाई दे रहा था वो भी बिल्कुल कम होता जा रहा था। एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी, तो ऐसे में लगातार ही पुलिस प्रशासन के साथ अब स्वास्थ्य महकमा भी सतर्क दिखाई दे रहा है। हालांकि देवभूमि एक पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, ऐसे में इस माहौल में जो सीजन चल रहा है वो पर्यटकों के लिए बहुत खास होता है, तो लोग कहीं ना कहीं देवभूमि का रुख करते हैं। हालांकि जिस तरीके से हरिद्वार से लगते हुए तमाम बॉर्डर है उसमें चिड़ियापुर चेक पोस्ट हो या फिर काली नदी चेक पोस्ट हो या हरिद्वार से लगता हुआ गुरुकुल नार्थ चेक पोस्ट हो, सभी जगह पुलिस का पहरा है और लोगों से RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है। आप साफ देख सकते हैं किस तरह हम अपने न्यूज इंडिया के दर्शकों को लगातार बताते हैं कि अगर उत्तराखंड का रुख करना है तो आप अपनी 24 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए, अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आए। बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया रोहित और संजय इस तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार के रावली महदूद में रमाबाई अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम को महासभा के जिलाध्यक्ष दीपक पेगवाल और ईशांत तेजियान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें रमाबाई अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनु स्वरूप ने शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को महासभा के साथ जोड़ना है। रमाबाई अंबेडकर महासभा एक सामाजिक संस्था है जो समाज के हितों के लिए काम करती है। वह वर्ग है वो हमसे जुड़ना चाहता था और काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दौरान जो कोरोना वगैरह चला था उस वक्त हम नहीं करवा पाए थे इनको। तो आज जो है इन्होंने खुद होके ये प्रोग्राम रखा है कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि जो जितना भी युवा वर्ग है वो हमसे मुखबिर होना चाहता है, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है महासभा को। और जितना भी हम आगे लक्ष्य लेके चल रहे हैं, आज तक हमारे साथ काफ़ी युवा लोग थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी हमें युवाओं का साथ मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यहाँ का धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ ब्रह्म ऋषि महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने कहा कि ब्रह्म ऋषि समाज ही एक ऐसा समाज है जो राजनीति से प्रेरित कार्य नहीं करता। हम अपने समाज को धर्म और राष्ट्र की रक्षा की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्म ऋषि महासंघ की महामंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने कहा कि ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए लगभग 20 लाख ब्राह्मण ऋषियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे प्रेमनगर आश्रम में कल दिनांक 26 तारीख को जो आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का, जिसमें मुख्य रूप से मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत है। उसमें हमारे जो ब्रह्म ऋषि महासंघ के घटक हैं, जैसे त्यागी, भूमियार, मोहियाल, चितपावन, नमूद्रिपाद, ये सभी इन घटकों के जो सदस्य हैं, आपके भोपाल से लेके साउथ से लेके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से सभी सदस्य यहाँ पर
इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और इसमें हम सभी लोग आपस में एक ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसमें एक मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम से एक कार्ड, एक सदस्यता कार्ड सबको इशू किया। ब्रह्म ऋषियों का सौभाग्य है कि 31 साल बाद वापस हम लोग हरिद्वार, जो ब्रह्म की नगरी है, जो ब्रह्म ऋषियों का उद्गम है, हमें वापस मौका मिला हमारे अध्यक्ष जी की प्रेरणा से कि भाई हरिद्वार में ठीक 27 साल बाद दोबारा महाकुंभ यहाँ आयोजित किया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार लगातार जारी है, श्यामपुर पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और एक डंपर को सीज किया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और टीम ने यहां कार्रवाई की।